Hello friends, myself Ramesh Kumar Gupta. I'm a cost accountant. I have cleared my CWA in 2001 and friends, since 2001 से मैं CA final costing paper पढ़ा रहा हूँ. It's been almost 14 years. So today I'll be taking your advanced management accounting classes. एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस. तो फ्रेंड्स, आपके सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एमए पेपर के बारे में कुछ नॉलेज शेयर करूंगा. एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये पेपर सीए इंस्टीट्यूट ने अपने सीए फाइनल के सिलेबस में इस ऑब्जेक्टिव से रखा है कि आप इस पेपर को पढ़कर एक मैनेजमेंट accountant बनेंगे. You are going to become a management accountant after going through this paper. And friends, management accountant का काम होता है अपने मैनेजमेंट को हेल्प करना. The sole objective of a management accountant का काम सिर्फ एक ही काम है, to help management. कैसे मैनेजमेंट को हेल्प करोगे आप बता रहे हैं. सबको पता होगा, बेसिक्स लेवल में पढ़ते हैं मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन: प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग. आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग. इन तीनों काम को करने के लिए आपके मैनेजमेंट को बहुत सारे इनपुट्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स चाहिए होगा. वो आप प्रोवाइड करोगे एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनकर अपने मैनेजमेंट को हेल्प करना है. किस फील्ड में हेल्प करना है? इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग. एक ओवरव्यू दे रहे कि आप इस पेपर को पढ़ के क्या बनने जा रहे हो. सो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है आपके मैनेजमेंट का एंड आपको इन तीनों फंक्शंस में हेल्प करना है. तो सीए इंस्टीट्यूट ने अपने जो सिलेबस बनाया है इसे ध्यान में रखकर बनाया. इन तीनों एरिया में काम करने के लिए आपको रियल लाइफ में जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट होगा, एवरीथिंग इज कवर्ड इन योर सिलेबस. सो लाइक कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्टिंग का पेपर पढ़ के आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हो कॉस्टिंग के फील्ड में. टैक्सेशन पढ़ते हो तो ऑब्जेक्टिव होता है टैक्सेशन फील्ड में एक्सपर्ट. एंड हियर इन दिस पेपर यू आर गोइंग टू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. एंड पूरे सिलेबस में आपको इन 3 पॉइंट पे ही डिस्कशन किया जाएगा: प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग्स. जो जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको सिखाया जाएगा. क्लियर? व्हाट इज एमए एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रेंड्स, पहले आज से 20 इयर्स या 30 इयर्स पहले, 20 या 30 इयर्स पहले हम जैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट को एक सरदर्द माना जाता था. हम सब मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक सरदर्द के रूप में होते थे. हमारा ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं होता था, कोई वैल्यू नहीं होता था. पता है पुराने ज़माने में सीए इंस्टीट्यूट ने इस पेपर का क्या घटिया सा नाम रखा था? कॉस्ट मैनेजमेंट. कॉस्ट मैनेजमेंट रोल ही नहीं था मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, तो पेपर का नाम भी एक घटिया सा रख दिया, कॉस्ट मैनेजमेंट. बट ये अभी लास्ट 20-30 इयर्स में वेरी मैसिव डेवलपमेंट हुआ इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड कॉमर्स. पहले नहीं हुआ था. 20-30 इयर्स में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए जिसके कारण आप जैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मार्केट में वैल्यू बढ़ गया, रिकॉग्निशन बढ़ गया. एंड यू नो ये क्या लास्ट 20-30 इयर्स में हुआ जिसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वैल्यू बढ़ गया. नंबर 1 है गवर्नमेंट के डीरेगुलाइजेशन पॉलिसी. गवर्नमेंट के डीरेगुलाइजेशन पॉलिसी यानी पुराने जमाने में मोस्ट ऑफ द बिजनेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करते थे. गवर्नमेंट के डीरेगुलाइजेशन पॉलिसी ने
प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दिया। लाइक इंश्योरेंस के केस में पहले गवर्नमेंट ही होता है, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब बैंकिंग सेक्टर में जाओ, आप एयरलाइंस में जाओ, आप कहीं भी जाओ पहले गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, और अब कहीं भी जाओ तो गवर्नमेंट भी है एंड साथ साथ में प्राइवेट प्लेयर्स। तो नंबर 1 लास्ट 20-30 इयर्स का डेवलपमेंट है गवर्नमेंट के डीरेगुलाइजेशन पॉलिसी एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, पहले दूसरे देश के बिजनेस बैंक को दूसरे देश में एंट्री नहीं करने दिया जाता था, एक उनका ज्योग्राफिकल एरिया होता था। आप अपने देश में व्यापार करो, हम अपने देश में व्यापार करेंगे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे भी ओपन कर दिया। तो ये दो पॉइंट, वन डीरेगुलाइजेशन पॉलिसी एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ने क्या किया, मार्केट में सप्लायर्स बढ़ा दिए, मार्केट में सप्लायर्स बढ़ गया। पुराने जमाने में लिमिटेड सप्लायर्स होते थे, कॉम्पिटिशन्स कम होते थे, हम जैसे कस्टमर को अपने मन से कुछ नहीं करना होता था, सामान मेरे से लेना, लो और कहां जाओगे। पहले सप्लायर्स किंग हुआ करते थे, एंड नाउ दिस टू पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट हैज मेड यू द कस्टमर एज किंग। अब इन पॉलिसीज के कारण मार्केट में सप्लायर्स बढ़ गया, कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने जाओ आपके पास हजारों ऑप्शंस मिल जाते, आज पहले नहीं हुआ करते थे। तो नाउअडेज द कॉम्पिटिशन हैज बीन इंक्रीज्ड, कंपटीशन इंक्रीज होगा तो वही व्यापार चलेगा जो क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपेस्ट प्राइस देगा। यू द कस्टमर क्या चाहिए, अगर आज पूछे तो हाँ सर मेरे को अच्छा क्वालिटी वाला सामान चाहिए और साथ में कम प्राइस। तो ये गवर्नमेंट के डीरेगुलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ने मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बढ़ाया, एंड मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बढ़ेगा तो बिजनेस को सरवाइव करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपेस्ट प्राइस डिलीवर करना पड़ेगा। एंड हियर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल है, किस तरह से प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन किया जाए, किस तरह से कॉस्ट कंट्रोल किया जाए, सो डेट हम लोग क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे एंड प्राइस भी लोअर एंड पे रखेंगे। तो पुराने जमाने में मैनेजमेंट को इतना सरदर्द नहीं लगाना पड़ता था, आज कंपटीशन, इट्स ओनली कंपटीशन ने ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स बढ़ा दिया है। क्लियर? ये है व्हाट इज आवर रोल इन करेंट सिनेरियो। पहले मैनेजमेंट पहले भी प्लानिंग करते थे, कंट्रोल करते थे, डिसीजन मेकिंग, हर एक मैनेजमेंट का ये तो जन्म जन्म का काम है। बट आज से 20-30 साल पहले मैनेजमेंट को जो सोचना पड़ता था, जिस तरह से प्लानिंग करना पड़ता था, आज से 20-30 साल पहले आज वैसा नहीं करना पड़ता है। पहले तो अपने इर्द गिर्द लोगों से लड़ना झगड़ना पड़ता था, कॉम्पिटिशन्स नहीं हुआ करता था, कस्टमर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना था। आज कस्टमर भगवान है, अब आज व्यापार करने के लिए आपको कस्टमर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस भगवान रूपी कस्टमर को संतुष्ट या खुश करने के लिए क्या चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो इन 20-30 सालों में इतना कंपटीशन ने इस बिजनेस के एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट्स लाए। तो सीए फाइनल के सिलेबस में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए 20-30 साल, वो सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स में क्या क्या है देखेंगे, ये सब आपके मैट में थोड़ा बाद में मिलेगा। एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पहले आज से सच ही बोल रहे 20-30 साल पहले उतना क्वालिटी पे लोग ध्यान नहीं देते थे, क्वालिटी कंट्रोल पे खर्चा नहीं करते थे, आप इसे सरदर्द मानते थे। एंड नाउअडेज तो क्वालिटी पे ज्यादा खर्चा करो। इसीलिए तो मोदी जी ने मेक इन इंडिया पे एक रिजोल्यूशन बोला, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। नाम सुना होगा मोदी ने टीक्यूएम को दूसरे तरीका से क्या बोला, मेक इन इंडिया, यानी सबको बोलता हो इंडिया में सामान बनाओ, एंड ऑल बिजनेस शुड फॉलो जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। नाम सुना है? इट्स टीक्यूएम। पहले उतना नहीं ध्यान दिया करता था। जस्ट इन टाइम,
जस्ट इन टाइम, ये कंसेप्ट जापान में डेवलप हुआ है। दिस इज टू मैनेज योर इन्वेंट्री लेवल एट वेरी लोअर लेवल। इन्वेंट्री हम लोग कम लेवल पे रखना चाहते हैं, एंड यू नो इन्वेंट्री कम होगा तो आपके कॉस्ट भी कम होंगे, कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल का। नेक्स्ट है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड इन जापान। जापान में क्या हुआ, कुछ 20-30 साल पहले की ये भी बात है, जापान में यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने लगे, एंड यूरोपियन कंट्रीज के प्रोडक्ट बहुत सस्ता होता था। तो जब यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज के प्रोडक्ट जापान में आने लगे तो जापान के बिजनेसमैन सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे, उनका बिजनेस चल ही नहीं रहा था। उनसे फाइट करने के लिए जापानी भाई ने टारगेट कॉस्टिंग कंसेप्ट लाया। टारगेट कॉस्टिंग में इन लोग क्या किए, सुनो, सक्सेस मिला, पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है आज। अगर जापानीज भाई किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा, लाइक दिस प्रोडक्ट के बारे में, तो पहले मार्केट में कस्टमर से सर्वे करके इसका प्राइस डिसाइड करेगा, हाउ मच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। लुक, बैक कैलकुलेशन, पहले कोई भी प्रोडक्ट जिसके बारे में सोच रहे हैं, सर्वे करके कस्टमर से पता करेंगे हाउ मच दे आर विलिंग टू पे। तो पहले टारगेट सेलिंग प्राइस सेट किया जाता है। टारगेट सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपया हो गया एंड जापानी भाई को 20 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो उन लोग टारगेट कॉस्ट रखेगा 80, टारगेट कॉस्ट 80। उसके बाद अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को बनाने का कोशिश करो 80 या उससे कम रुपए में, अगर कर सकते हो तो इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, नहीं तो छोड़ो। बैक कैलकुलेशन, टारगेट कॉस्टिंग, ये पहले नहीं हुआ करता। जब जापानी भाई लोग वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के कंपटीशन से फेल होने लगे, मुसीबत में आने लगे, तो इन्होंने डेवलप किया और उनसे इतना सक्सेस मिला, स्कैटर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, एंड इट इज इन आवर सिलेबस। दिस आर ऑल रिसेंट। हमने आईपीसीसी लेवल में क्या सुना था, हाँ सर इस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालो, प्रॉफिट जम के जोड़ो और बेचो, कस्टमर्स तो देंगे। उल्टा उल्टा दिन देखना पड़ा, टारगेट कॉस्टिंग। ऐसे और है जो रिसेंट अमेंडमेंट्स लाइफ जो अभी आते हैं सीएफएन, वो बता रहे हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, पुराने जमाने में कंपटीशन नहीं होता था, मेरा जो मर्जी मैं करूं, तुम्हारा जो मर्जी वो करो, कोई किसी को ध्यान नहीं था, अपने पे मस्त रहता था। नाउअडेज हर एक कोई दूसरे को देखता है। देख रहे हो पेप्सी को एक दूसरे को जीने नहीं दे रहा है ये लोग, कभी वो ब्लू पेप्सी तो कभी येलो पेप्सी, कभी वो रेड पेप्सी तो कभी ग्रीन पेप्सी, कुछ कुछ निकलते जा रहा है। तो नाउअडेज प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल बहुत छोटा हो गया है। कोई भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाता है ना, उसे बहुत दिनों तक रन नहीं कर सकता, बिकॉज कंपटीशन आग लगा के देखे, कॉम्पिटिटर आग लगा के देखे, कोई अच्छा प्रोडक्ट निकालेगा। सपोज तुम लोग तो बहुत यूज्ड टू हो मोबाइल से, कोई नोकिया ने बहुत अच्छा मोबाइल निकाला तो सैमसंग बैठा रहेगा ना, उसका तोड़ निकालेगा, उसका तोड़ निकालेगा। तो नोकिया ने एक नया प्रोडक्ट निकाला, सैमसंग उसका जब तक तोड़ निकाले, नोकिया और एडवांस वर्जन निकाल देगा, तो सैमसंग पीछे के पीछे रह जाएगा। पुराने जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि पुराने जमाने में कंपटीशन नहीं हुआ करता था। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में अपने सीखेंगे, कोई प्रोडक्ट का लाइफ बहुत छोटा है, प्रोडक्ट्स के लाइफ आजकल बहुत छोटा हो गया। कौन है लाइफ साइकिल छोटा करने का देन, हु इज रिस्पॉन्सिबल, बता सकते हो? इट्स कंपटीशन। क्योंकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ खामियां रहेगा, डिफेक्ट रहेगा, तो आपके कॉम्पिटिटर क्या करेंगे, बैठे रहेंगे ना, उस डिफेक्ट को डालकर एक नया प्रोडक्ट निकाल देंगे, नया प्रोडक्ट। तो आप अपना कॉम्पिटिटर को हमेशा अपने से पीछे रखना चाहते हो ना, तो आपको रेगुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपके प्रोडक्ट को बहुत जल्दी नया डेवलप करना पड़ेगा। अभी हमने जो आपके ऑपरेशनल रिसर्च के मैट निकाला, आपको इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, यू कैन सर्च। तो मैं क्या इस मैट को 4 साल 3 साल चला सकता हूं? नहीं,
जो मेरे कॉम्पिटिटर होंगे जिसे मैं हिट कर रहा हूं वो मेरा मैट लेगा, इस मैट में वो भी चीज वो डालकर वो निकालेगा जो मेरे में नहीं है, तो बच्चे वहां भाग जाएंगे। तो मैं चाहूंगा मेरे कॉम्पिटिटर मेरे से पीछे रहे। मैं ये मैट निकाला, मेरे को पता है कुछ दिन में मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, और ना किया तो कंपटीशन तो डालेगा। सो कंपटीशन हैज ब्रॉट द चेंज। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मींस प्रोडक्ट के लाइफ बहुत छोटा हो गया। दिस आर ऑल रिसेंट। पुराने जमाने में मैनेजमेंट को इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता था। तो नए दुनिया का नया सिचुएशन, नया सोच, नए तरीका से, इसीलिए तो आप जैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वैल्यू मार्केट में बढ़ गया। नाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ऐसे बहुत सारे रिसेंट लास्ट 20-30 ईयर्स के डेवलपमेंट है। और इंटरेस्टिंगली ये सब पुराने जमाने में नहीं आता था। सीए इंस्टीट्यूट का अब नजर खुला है एंड सीए इंस्टीट्यूट ने इस पे क्वेश्चन डालना स्टार्ट किया है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत फेमस है। ये ओवरहेड का है। बता रहे क्या है, आपने आईपीसीसी लेवल पढ़ा होगा। ओवरहेड कोई फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना, तो हम लोग उसको एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे लेबर आवर से या मशीन आवर से। अगर प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रेट निकालना पड़े तो मैं क्लास आवर से निकालूंगा या नंबर ऑफ क्लासेस से, ठीक है। कोई फैक्ट्री लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री है तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते थे, लेबर आवर से। सिस्टर सुनी होगी। कोई मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो ओवरहेड को कैसे बांटते थे, मशीन आवर के बेस पे। बट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जी, हमारे लाइफ में ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये मशीन डिपार्टमेंट है तो सारा खर्चा मशीन के हिसाब से लगे, ऐसा नहीं। मैं लेबर हूं और भी लेबर है, लेबर के हिसाब से भी खर्चा लग सकता है। पुराने जमाने में इसे नहीं देखते थे, इग्नोर करते थे। अरे क्या होने वाला है, इधर का खर्चा उधर चला गया, क्या होने वाला, आजू बाजू कोई कंपटीशन नहीं है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन आज अगर आज आप गलती किए ना तो ये जमाना आपको जीने नहीं देगा। तो ओवरहेड को नए तरीके से, प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करेंगे तो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग सही निकलेगा, कॉस्टिंग सही निकलेगा तो सेलिंग प्राइस सही निकलेगा, एंड सेलिंग प्राइस सही निकलेगा तो ही तो आप खुश होंगे। तो एबीसी में आप ऐसे ये सीखोगे। इस तरह से बहुत सारे रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं जिसके कारण पहले सीए इंस्टीट्यूट ने ये पेपर रखा था कॉस्ट मैनेजमेंट, बहुत गंदा लगता है सुनकर, अब आपका नाम रख दिया एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये है देन। एंड थैंक्स टू ये 2 पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डी रेगुलाइजेशन पॉलिसीज जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दिया, एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी जिसपे हमें अपने देश में अपनों से भी तो लड़ना पड़ेगा और फिरंगियों से भी लड़ना पड़ेगा। एंड यू नो बिजनेस में फिरंगियों से लड़ना कितना कठिन है, तो उनसे सरवाइव करने के लिए मैनेजमेंट को इन सब एरियाज में नए तरीके से सोचना पड़ेगा। नए नए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो ध्यान में रखना पड़ेगा। वो कौन देगा उन्हें, वो देगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और ये जानने के लिए आपको कौन सा पेपर पढ़ना पड़ेगा, एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखो आप लोग कितना बड़ा काम करने जा रहे हो। ये एक ब्रीफ डिस्कशन था एएमए के बारे में। आइए आपके सिलेबस के भी दिखाएं क्या क्या है। पहले ये बता रहे सीए इंस्टीट्यूट का आपसे क्या ऑब्जेक्टिव है। इस पेपर को बड़े बच्चे लाइटली लेते हैं। ये सजेस्टेड आंसर नवंबर 2013। यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन और जो बच्चे एग्जाम दे रहे आजकल कॉस्टिंग में उनके परफॉर्मेंस के बारे में लिखा गया है। सर दिख नहीं रहा होगा, तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा। यहां पे लिखा है स्टूडेंट लेक ऑफ कंसेप्चुअल क्लियरिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये उन्होंने कमेंट किया, जिसने कॉपी चेक किया। फर्स्ट कमेंट, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके पास कंसेप्ट नहीं है।
स्ट्रेट लेक ऑफ कंसेप्ट क्लियरिटी। जो बच्चे आप जो सीनियर्स जो एग्जाम दिया आप तो अच्छे ही करोगे, उन्हें बस एक पेपर है कॉस्टिंग करते चलो, अंदर क्या है पता नहीं, कंसेप्ट है नहीं, सम्स हो जाता है और राम भरोसे चले जाते हैं। इन्होंने बोला इंटेंसिव स्टडी ऑफ वेरियस कंसेप्ट्स। आपको इस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स डाले गए हैं वो रिसेंट बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मॉडर्न एज में आपको इंटेंसिवली स्टडी करना है, आपको बहुत थ्रोली जाना है। ऐसे नहीं ओआर आजकल वीडियो वगैरह मिल जाते, स्टेप पढ़ लो, सम्स कर लो, पास हो गया ठीक है, बट अब वो सब दिन ना रहा, उसने पैटर्न ही चेंज कर दिया। इंटेंसिव स्टडी चाहिए। और एक लिखा है एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी, आपके पास एनालिसिस का पावर बहुत चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, आपको इंटेंसिव स्टडी करना है एंड आप में एनालिटिकल पावर होना चाहिए। कुछ भी प्रेजेंट नहीं है आपके सीनियर्स में जो इन्होंने लिखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट द परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी। किसी लेवल में ना तो थ्योरी बच्चे जानते हैं ठीक से, ना प्रैक्टिकल जानते हैं। हाँ सम्स हो जाता है तो जो पेपर चेक करेगा उससे पता चल जाता है कि उसमें कितनी गहराई है। नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। पेपर इसी तरह से आएंगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप सम्स कर पाओगे, आपके एनालिटिकल पावर चेक करेंगे। पुराने जमाने में आता था स्टेप्स लिख दो सोल्व करो हो जाएंगे, ट्यूशन भी कोचिंग का नहीं लेना पड़ता, सीडी बाजार में मिल जाते, बस करो 4-5 हो गया सम्स हो गया। अब नहीं आएगा। अब क्या करने लगे, उन लोगों के बीच से क्वेश्चंस देने लगे, बोले एनालिसिस करो। जो अब ढंग से कॉस्टिंग का क्लास नहीं करेगा उसका। ये लेटेस्ट कमेंट है, दिस इज बेस्ड ऑन नवंबर 2013। इन्होंने पाया है कंसेप्ट नहीं है बच्चों के पास और एनालिटिकल पावर नहीं है। मैं वो सब कुछ दूंगा, मैं कंसेप्ट दूंगा, मैं एनालिटिकल पावर दूंगा, प्रैक्टिस नहीं करते मैं प्रैक्टिस भी दूंगा। इन सब बातों को ध्यान रखकर वो मैट बनाया गया है जो आपके पास अभी होगा। उसमें पुराने जमाने के क्वेश्चंस पे पैटर्न के भी है, नए जमाने के पेपर भी है। टॉप ऑफ दैट लंदन में जो सीमा का एग्जाम्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस हमने डाल दिया, कुछ भी कसर नहीं छोड़ा कहीं भी। सो एवरीथिंग इज देयर। बट वो स्टेप याद करना और सम सोल्व करने से अब कोई बहुत भगवान भरोसे ही 40 मिल जाएगा। अब कॉस्टिंग में कोई 40 के भरोसे जाएगा तो फाइनल कैसे पास करेगा। ये सीए इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम था, इन सब प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा क्योंकि हम पढ़ रहे तुम लोग के लिए। तो क्लियर, यू आर गोइंग टू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आज से 20-30 साल पहले कोई पूछता नहीं था, आज क्यों पूछा देख लिया। एंड मोदी जी तो बीजेपी सरकार आए, सच्ची का अच्छे दिन आ गए मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, क्योंकि सारे फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया बुला रहे, आओ आओ भारत में आओ, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ। तो इंडिया में इतने सारे इंडस्ट्रीज आएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा तो मैनेजमेंट के चैलेंजेस बढ़ेंगे तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो इसलिए आपको चैंप बनना है इस सब्जेक्ट में। क्लियर। अब हम तुम्हें बता रहे हैं आपके सिलेबस के बारे में। कॉस्टिंग, पहले कॉस्टिंग के बारे में बता रहे हैं। देखो ये आपके सिलेबस है कॉस्टिंग के, ये दिख रहा होगा बोर्ड पे। जो रिसेंट टॉपिक्स है वो बता रहे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है तो 1949 में ये कंसेप्ट डेवलप हुआ था, गोएट्स ने डेवलप किया था, बट कोई वैल्यू नहीं था। सेम रीजन, लोग अपने में मस्त थे, सप्लायर्स वेयर किंग, ग्राहक के बारे में कोई सोचता नहीं था। ऐ छोड़, जो होता है उन्हें दो, कस्टमर कहां जाएगा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लास्ट 20-30 साल में फेमस हो गया, क्योंकि अब करेक्ट प्राइसिंग चाहिए। तो करेक्ट प्राइसिंग चाहिए तो ओवरहेड भी करेक्ट चाहिए। तो आपको यही सिखाया जाएगा कॉस्टिंग में। टारगेट कॉस्टिंग जापानीज भाई ने डेवलप किया है, इसको जापानीज लैंग्वेज में बोलते हैं गेंका किकाकू। जापानीज, क्योंकि सब कहां डेवलप हुआ बता रहे हैं। गेंका किकाकू जापानीज टर्म, और नहीं आता मेरे को। और एक तो पिक्चर में सुना होगा तुम लोग, सायोनारा सायोनारा था ना, नहीं सुना? जापानीज नहीं है क्या ये? लव इन टोक्यो। तुम लोग कोई मूवी नहीं देखता है? कोई नहीं देखता? हर्ष देखते हो? ये था क्या सायोनारा?
दो टर्म सीख लिया जापानीज, एक रमेश सर ने सिखाया गेंका किकाकू इज इक्वल टू टारगेट कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ऐसे ही आपके हाथों का मोबाइल, जाइए एक साल बाद ये वाला बंद हो गया, ये वाला बंद हो गया, फिर वो खरीदो, उसके बाद बोले एक साल बाद जाओ ये वाला बंद हो गया, क्या करते हो, ये वाला बंद, ये वाला बंद, तो बोलेगा ना आप नोकिया का ब्रांड लेते ना, सैमसंग वाले 4 आंख से देख रहे हैं, अभी हम नोकिया ने ये ब्रांड निकाला तो उसको कुछ कुछ करके सैमसंग निकाल देगा। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये सीखोगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मोदी जी का नारा, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, क्वालिटी शुड बी एट पार, एकदम हाई लेवल पे, या ये सीखोगे। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट एक नया कंसेप्ट है, हम लोग ऐसे आईपीसीसी में पढ़ते हैं, आईपीसीसी में पढ़ते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होता है, लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल होता है, बट थ्योरी ऑफ कांस्टेंट में सीखेंगे मटेरियल के सिवा और कोई कॉस्ट वेरिएबल नहीं होता है। ये आपने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, यहां पे आके पढ़ोगे। जिट, जस्ट इन टाइम, ये टोयोटा कंपनी जापान ने निकाला, एंड बिलीव मी दे हैव टेकन रिस्क, सब बोला मरा मरा मरा, बट उन्होंने जो सक्सेस पाया पूरा वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया, एंड इट इज इन आवर सिलेबस। जिट में बैक फ्लश कॉस्टिंग होता है। बैक फ्लश कॉस्टिंग जनरली हम लोग अकाउंटिंग करते हैं कॉस्टिंग में, पहले रॉ मटेरियल खरीदने का, फिर प्रोडक्शन WIP का, फिर प्रोडक्शन का, फिर सेल का। बैक फ्लश कॉस्टिंग उल्टा कॉस्टिंग, उल्टा कॉस्टिंग, रिवर्स, पहले सेल का अकाउंटिंग, फिर प्रोडक्शन का अकाउंटिंग, फिर WIP का अकाउंटिंग, फिर रॉ मटेरियल खरीदे, उल्टा चलता है ये लोग। टारगेट कॉस्टिंग का देन है, टारगेट कॉस्टिंग उल्टा होता है ना सीधा होता है। टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, पहले कॉस्ट निकालते हैं ना, पहले सेलिंग प्राइस, तो उल्टा दुनिया में चलोगे तो उल्टा कॉस्टिंग करना पड़ेगा, इंडिया में फेमस नहीं है। एंड सर्विस सेक्टर आपने आईपीसीसी में पढ़ा है, सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। प्राइसिंग, प्राइसिंग एंड पैरेटो एनालिसिस, आप इस चैप्टर में सीखोगे एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे निकाला जाए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसका बहुत एडवांस वर्जन है। आपने डिसीजन मेकिंग का नाम नहीं सुना होगा। डिसीजन मेकिंग हम लोग कौन सा रॉ मटेरियल खरीदे, 2 प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाए, कौन सा सप्लायर से सामान खरीदे, क्या मिनिमम प्राइस होगा, ये सीखोगे। डिसीजन मेकिंग 2 पार्ट में। ट्रांसफर प्राइसिंग, ये तो भयंकर चेंजेस हो रहा है अभी ट्रांसफर प्राइसिंग के फील्ड पे। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में कोई गुड्स या सर्विस ट्रांसफर करने से जो प्राइस चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे कंपनीज होते हैं, आप लोग तो ऑडिट में जाते होंगे, एक ग्रुप के अंदर 4 कंपनी आपस में जो ट्रांसफर करेंगे, जो पैसा चार्ज करेंगे उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। इस ट्रांसफर प्राइसिंग का हेल्प लेकर जो MNCs होते, आप सोनी कंपनी बोल दो, पेप्सी बोल दो, कोक बोल दो, ये लोग ना सरकार को भयंकर सा चूना लगाते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग में। आज तक सीए फाइनल में नहीं आया, इंटरनेशनल खिलाड़ी है ये लोग, ये आपको सिखाया जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग में। ट्रांसफर प्राइसिंग में टैक्स का फायदा लेकर एक देश का टैक्स को दूसरा देश में ट्रांसफर करके टैक्स बेनिफिट लिया जाता है। इसके लिए सबसे ज्यादा ट्रीटी हुआ है जापान और यूएस में। जापान और यूएस में बड़े बड़े कंपनीज है, सबको पता है, इन लोग जापान से यूएस में सामान ट्रांसफर करता है, यूएस से जापान में, और ये प्राइस आपस ग्रुप का कंपनी है ना, प्राइस में कुछ घपला करके टैक्स फाकी मारते थे। तो जापान और यूएस के बीच टाई अप है, और लास्ट जब यूपीए सरकार था, चिदम्बरम जी ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत सारे सेक्शंस वगैरह बना के गए हैं। तो ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में छपने वाला है, एंड इट इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सीए एग्जाम जो ये क्वेश्चन आने वाला है। इंटरनेशनल प्राइस पे ट्रांसफर प्राइसिंग किस तरह से टैक्स का घपला करता है, क्या क्या इश्यूज है, सीखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग बाद में बताएंगे। बजटरी कंट्रोल, आपने हल्का सा नाम सुना होगा बजट का, बजट का नाम सुना है क्या बजट का? तो देखो
मैनेजमेंट के 3 काम। प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने बजट चैप्टर डाला है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डाला, एंड बाकी सारे चैप्टर्स इट्स ऑल अबाउट फॉर डिसीजन मेकिंग। सो एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। दिस इज योर कॉस्टिंग पार्ट, ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट है। आपने सुना होगा एएमए में ऑपरेशनल रिसर्च भी, ऑपरेशन क्वांटिटेटिव टेक्निक सुना है क्या? अब मैं बता रहा हूं क्वांटिटेटिव टेक्निक इसका क्या रोल है। पहले एक बार मार्क्स के बारे में बता दें। एग्जाम के लिए जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके बिना सम सेट नहीं होते, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बिना पेपर नहीं कटता है, कभी भी नहीं कटता है, कभी भी। और ये अल्टीमेटली चैप्टर 4, 5, 6, 7 यही आपके सबसे बड़े चैप्टर्स है। इसके बिना पेपर सीए फाइनल का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आ गया तो बोनस पेपर रहेगा। यही है आपके सिलेबस सीए फाइनल कॉस्टिंग के। इन सबको पढ़ाने में 2-2.5 महीना लग जाएगा, एंड बाकी सारे टॉपिक्स में कभी 2 क्लास, कभी 1 क्लास, इतना ही है। सो चैप्टर 4, 5, 6, 7 ये 4 चैप्टर है, ये सीए फाइनल का कॉस्टिंग है। इसी से आपके अगर कॉस्टिंग 70 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग आता होगा तो 40-50 नंबर यहीं पे रखे, और आपके जो कोचिंग का टाइम होगा, आपको खुद को पढ़ने का टाइम होगा, उसके भी 70-80% इसी में डालना है, और बाकी के तो सब छोटे छोटे हैं। नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग का नाम आपने आईपीसीसी में सुना होगा, सुना? मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट सुना होगा तो बोलना भाई लोग। सेटेलाइट वाले लोग तो आप लोग बोलना, हम फील कर सकते कि आप लोग बोल रहे हो। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का नाम आप सबने सुना होगा। ब्रेक इवन पॉइंट देखे हो क्या? ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पॉइंट, ये सारे हमारे पढ़ाई है। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक आपने पढ़ा होगा की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर। नाम सुना है लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर? आपके पास 2 प्रोडक्ट है, ए और बी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपया, 12 रुपया। रॉ मटेरियल का स्केर्सिटी है, रॉ मटेरियल का कमी है, तो हम लोग लिखते हैं रॉ मटेरियल पर यूनिट 5 kg, फोर kg। तब अपने रैंकिंग करते थे कंट्रीब्यूशन पर केजी। 10 रुपया प्रोडक्ट ए लाएगा 5 kg रॉ मटेरियल यूज करके, तो कितना होगा बताओ? अरे बोलना स्टार्ट करो। ₹2। ये 12 रुपया कंट्रीब्यूशन लाएगा कितना केजी रॉ मटेरियल यूज करके? 4 kg। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर केजी? ₹3। तो ये रैंक 1 और ये रैंक 2। अगर रॉ मटेरियल हमारे पास कमी है, अगर रॉ मटेरियल का हमारे पास कमी है तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालते थे, एंड बोलेंगे सर जी पहले प्रोडक्ट बी बनाओ, प्रोडक्ट बी पहले बनाओ, एंड प्रोडक्ट बी बनने के बाद रॉ मटेरियल बचता है तो किससे बनाओ? प्रोडक्ट ए। क्लियर है? अब देखो यहां पे कौन लिमिटिंग फैक्टर था, क्या चीज कमी था? रॉ मटेरियल। अब साथ साथ में लेबर आवर भी कम है, तो लेबर आवर पर यूनिट यहां बोल रहे हैं 5 आवर्स और यहां बोल रहे हैं 10 आवर्स। तो अब बताओ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर क्या होएगा? 10 रुपया प्रोडक्ट ए दे रहा है बाय यूजिंग 5 आवर्स। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर आवर? अरे कोई कंफ्यूजन का बात नहीं। ₹10 डिवाइड बाई 5 आवर्स कितना होएगा? ₹2 और यहां पे ₹1.2। अब रैंकिंग करो
रैंक 1, रैंक 2। ये हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखा था, आईपीसीसी में इतना ही सीखा था। एक लिमिटिंग फैक्टर है। बताइए मैनेजमेंट अकाउंटेंट जी, हम सबके जिंदगी में क्या एक ही प्रॉब्लम आता है ना, एक साथ बहुत सारा, एक साथ बहुत सारा। एंड बिलीव मी, जब ये सिचुएशन आएगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग बोलेगा भाई हम नहीं सके, जा रहे हम नहीं सकेंगे, हम तो यही आता है। मटेरियल कह रहा है कि प्रोडक्ट बी बनाओ, उसी प्रोडक्ट को बनाने की लेबर चाहिए, लेबर कहता है प्रोडक्ट, लेबर क्या कहता है प्रोडक्ट ए बनाओ, और मटेरियल क्या कहता है प्रोडक्ट बी बनाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? एक प्रोडक्ट में मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। इस सिचुएशन में आपके मार्जिनल कॉस्टिंग आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आप एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, आप मैथ्स यूज करोगे यहां पे। आप कच्चे खिलाड़ी थोड़े ना हो, चाहे जो भी मुसीबत आएगी आपके मैनेजमेंट के पास, आप चट्टान बन के खड़ा रहोगे। कॉस्टिंग ना होए तो मैथ्स लगाओगे। दैट्स व्हाई सीए इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में ये डाला है ऑपरेशन रिसर्च। आप सोच रहे होगे ये कॉस्ट, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, कॉस्टिंग का पेपर है, क्या करूं मैथ्स का? ये एक सिचुएशन ऐसे हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अनेकों सिचुएशंस आएंगे जहां पे कॉस्टिंग के थ्रू हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। उस सिचुएशन में क्या करना होगा साबू जी? ऑपरेशन रिसर्च। अब समझा हमारे सिलेबस में ये क्यों एंट्री मारा। अब दिखाते इसमें क्या क्या है आपके लिए। अभी जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे उसको सोल्व करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक के थ्रू, एलपीपी। जब हमारे लाइफ में एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स आते हैं, जब हमारे लाइफ में एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स, कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं और रैंकिंग करने के बाद हमें फंसा देता है, तब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के थ्रू इस सिचुएशन को सोल्व करके डिसीजन कंप्लीट करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे एलपीपी में क्या पढ़ेंगे। एलपीपी में वो वाले सिचुएशन को डील करेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स है एंड कॉन्फ्लिक्ट रैंकिंग होता है, तो यहां से सोल्व करेंगे। काम वही है, काम अलग नहीं है, बट कॉस्टिंग हेल्प नहीं करेगा। ये सीखे। असाइनमेंट चैप्टर हम पढ़ाएंगे आप लोग को। ओआर का फर्स्ट चैप्टर असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट चैप्टर में क्या करना है, आपके पास 3 स्टाफ है और 3 जॉब्स है। 3 स्टाफ्स 3 जॉब्स। आप किस तरह से स्टाफ को जॉब एलोकेट करोगे सो डेट टाइम मिनिमाइज्ड, कॉस्ट मिनिमाइज्ड और प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड। एक बात बताओ, सीए फाइनल के कॉस्टिंग में ये 2 टर्म के सिवा कुछ यूज नहीं होगा। कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब नींद में भी बोला है सीए फाइनल कॉस्टिंग में क्या सीखेगा? 2 ही तो सीखेंगे, कॉस्ट कैसे कम करें एंड दैट इज प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करें। तो असाइनमेंट में अपने सीखेंगे हाउ डिफरेंट जॉब्स विल बी एलोटेड टू डिफरेंट पर्संस सो दैट कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड और प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड। ये सीखेंगे असाइनमेंट में। सर क्या सर कॉस्टिंग से नहीं कर सकते? नहीं, हम तुम्हें सिचुएशन दिखाएंगे। जब ओआर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम बोलेंगे बताओ भाई कॉस्टिंग का कोई कंसेप्ट लगा। बोलेगा सर कंफ्यूज हो गया, दिमाग ही बंद कर दिया। तब बोली दिमाग बंद कर दिया, हाँ मैथ्स में आओ। दिमाग खुल गया, बोले हाँ सर, तो आपको मैथ्स यूज करना पड़ेगा। लर्निंग कर्व के बारे में बता रहे। लर्निंग कर्व आपने आईपीसी में जबरदस्त पढ़ा था, लेबर लेबर लेबर। मैं अगर बोलूं एक पीस पेन बनाने का लेबर टाइम 5 घंटा, 1 पेन बनाने का 5 घंटा, और तुम सबसे बोलो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही 100 पीस पेन बना है, बताओ कितना घंटा? एक सुर में कहोगे 500 घंटा। नहीं, एक पीस का 5 घंटा। ओ नहीं, कुछ डाउट है? तुक्का मार रहे हो? कुछ डाउट है? बोला जो सीखे हो आईपीसी में वो बोलो। 1 पीस बनाने के लिए 5 आवर्स, तो 100 पीस बनाने के लिए क्या बोलोगे? 500। बट ऐसा नहीं होता है। एक ही काम को लेबर बार बार करे तो एक्सपीरियंस गेन करता है,
जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा उसका टाइम कमेगा। आज तक हमने कभी नहीं देखा था, वो देखेंगे लर्निंग का मैथ्स से। और ये कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ था यूएस में 1939 में। इंटरेस्टिंगली सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फाइटर प्लेन का बहुत डिमांड था, भयंकर डिमांड फाइटर प्लेन का। तो वहां पे एक इंजीनियर ने क्या देखा, रे गजब हो रहा है, फाइटर प्लेन जितना बन रहा है टाइम कम रहा है। तो उन्होंने एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया एंड दैट इज फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड। आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, कहां से ओरिजिनेशन हुआ, किसने किया, कब किया, सब मिलेगा। तो लर्निंग कब में ये सीखेंगे, अगर फर्स्ट पीस का वन पीस का 5 आवर्स लगा, कोई बोलेगा 200 पीस है, टाइम बताओ एवरेज, तो 5 आवर पर यूनिट नहीं होगा। सर क्यों, जादू है? नहीं, जादू नहीं, एक्सपीरियंस है, वो सीखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, नाम से मालूम चला, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में आप सीखोगे, आपके पास डिफरेंट फैक्ट्रीज है, बहुत सारे फैक्ट्रीज है जहां पे प्रोडक्शन करते, एंड बहुत सारे शोरूम्स है, वेयर हाउसेज है। तो आप इस चैप्टर में देखोगे फैक्ट्री से शोरूम या वेयर हाउस में माल जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, जितना शोरूम दूर होगा फैक्ट्री से उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगा। तो इस चैप्टर में आप सीखोगे हाउ टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कौन सा फैक्ट्री से कौन सा वेयर हाउस या शोरूम में माल भेजे सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज। एकदम और इसकी सिवा है नहीं। नेटवर्क एनालिसिस, ये बेसिकली प्योरली इंजीनियर्स का है। नेटवर्क एनालिसिस, बिना ठीक है सर, नेटवर्क एनालिसिस ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक। एक प्रोजेक्ट मतलब 5 स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, बहुत सारे काम इन्वॉल्व है। एक बिल्डिंग बन रहा है 5 स्टोरी, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट और नॉट, बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, बहुत सारा खर्चा लगेगा। तो यहां पे आप वही देखोगे किस तरह से प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम कम करें, किस तरह से खर्चा कम करें, ठीक है, तो किस तरह से सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करें, ये सीखोगे नेटवर्क एनालिसिस पे, जिसको PERT एंड CPM बोलते हैं। ये डिफरेंस हमेशा एग्जाम में रहता है। लीनियर प्रोग्रामिंग बता दिया, याद है सर, आप एक दिन में इतना बता रहे हो, पढ़ाएंगे थोड़ा बाद में। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या बताया बच्चों, बताओ, जब हमारी जिंदगी में एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। नेटवर्क एनालिसिस में क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन में क्या देखेंगे, हाउ टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लर्निंग कब पे, सर जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा टाइम कमेगा, सच्ची कमेगा, एक स्टेज में जाके रुक जाएगा बट कमते रहेगा। सिमुलेशन बताओ, अगर भारत में इलेक्शन होता है ना तो न्यूज चैनल वाले बोलते कौन बनेगा प्रधानमंत्री, प्रेडिक्शन करते। वर्ल्ड कप क्रिकेट आता है ना तो न्यूज चैनल वाले लोग प्रेडिक्शन करते कौन बनेगा विश्व विजेता, किसके सर लगेगा ताज, विश्व कप का ताज। उसके बाद सर्वे करते, सर्वे करके डेटा इकट्ठा करके एक डिसीजन देते। सो सिमुलेशन में आप यही सीखोगे मैनेजमेंट अकाउंटेंट जी, आपको प्रेडिक्शन करना है तो बहुत सारे सर्वे करके डेटा इकट्ठा करना और प्रेडिक्शन करना, अनसर्टेनिटी में प्रेडिक्शन करना, सिमुलेशन। एंड दिस इज योर असाइनमेंट मतलब बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग, सबको एक काम देना। ऐसा नहीं एक के सर सारा थोप दो बाकी को बोलो जाओ वर्ल्ड कप क्रिकेट देखो, ऐसा नहीं। तो ये आपके चैप्टर्स हैं। अब जिसे स्टूडेंट ललच जाता है वो बताओ, हाँ सर बताओ, इस 2 चैप्टर के बिना पेपर सेट होता ही नहीं है। 2 चैप्टर के बिना नेटवर्क एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसके बिना आपके पेपर ही सेट नहीं होते हैं। ऑल द 6 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, बट उस इंपॉर्टेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके बिना पेपर सेट नहीं होते। डन। तो कोई इसको लिखना चाहेगा तो जरूरत नहीं, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, सेटेलाइट वाले को थोड़ा मेरे हैंडराइटिंग प्रॉब्लम होगा तो आप लोग SMS कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा।
भगवान ने ऐसे ही बनाया, सुधार नहीं सकते हैंड राइटिंग। प्रोडक्ट ए बी, ये जरूरत नहीं है, ये फिर हम लोग पढ़ेंगे। मैं तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि क्यों हम सबको OR चाहिए, क्यों हम सब ये कॉस्टिंग पढ़ने आए थे, QT चाहिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। आपने IPCC में भी मैथ्स यूज किया, याद है? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो मैथ्स ही तो है, एल्जेब्रिकल मेथड, √/2, एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट बाय कैरिंग कॉस्ट, दैट्स मैथ्स, वो मैथ्स है। तो मैथ्स तो यूज किए थे, ये भी मैथ्स है। आओ अब फाइनली पेपर के बारे में बात, ये सिलेबस बता दिया सब कुछ। नाउ पेपर किस तरह से सेट होता है, आज तक क्या हुआ ये बता रहे हैं। देखो आज से 5 साल पहले, सिंस हम 2001 से पढ़ा रहे हैं और पेपर तो 1975 के पहले से देख रहे हैं, अभी 3-4 साल में CA इंस्टीट्यूट का पेपर सेट करने का तरीका चेंज हो गया। उन्हें चाहिए हमारे बच्चों के पास एनालिटिकल पावर, कंसेप्ट शुड बी स्ट्रांग। पहले क्या आता था मालूम है? असाइनमेंट का स्टेप्स पढ़ेंगे, स्टेप्स लिखो मार्क्स ले जाओ। मतलब ये CA का स्टैंडर्ड का पेपर हुआ, स्टेप लिखो मार्क्स ले जाओ। अब वो सब नहीं आता है। अब बोले कि आप इस स्टेप में फंस गए हो, अब इसे कैसे निकलोगे, या 4th स्टेप दे देगा, बोलेगा बैक आउट 3rd स्टेप। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। इन 2 साल में जो पेपर सेट हो रहा है ना, बिलीव मी, आप पेपर पढ़ के बोलोगे यार बड़ा इजी है, एंड जिसने बाजार में CD देखा है, जिसने पुराने ढंग से पढ़ा, बोले क्या बवाल पेपर है रे। तो यू नीड टू हैव वेरी डेप्थ नॉलेज, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, एनालिटिकल पावर एंड टॉप अपडेट। आजकल केस स्टडीज आने लगे, इस बार भी जो आपके एग्जाम में आए थे केस स्टडीज है, हमने आपके देखो यहाँ पे सब में केस स्टडीज डाला है, केस स्टडी 1, केस स्टडीज 2, ये सब पुराने जमाने में नहीं हुआ करते थे। अब केसेस दे देते हैं, आपको कुछ नहीं देखना, हम जब पढ़ाएंगे तब देखना है, केस स्टडीज दे देते। अभी इस बार जो आपके एग्जाम में आया था, ट्रांसपोर्टेशन का केस स्टडीज आया था। अभी कौन सा एग्जाम किया? अभी नवंबर 14 में ये केस स्टडीज आया था, एज इट इज आया था। अब जब बच्चे ढंग से पढ़ेंगे नहीं तो केस स्टडीज कैसे सोल्व करेंगे? एवरी चैप्टर के लास्ट में हमने केस स्टडीज डाला है, और केस स्टडीज का आंसर भी लिखा कि आपको लिखने में कोई तकलीफ ना हो। ये आज से 1.5-2 साल पहले नहीं आया करते, बहुत नेग्लिजिबल। नाउ द पेपर इज बिकम वेरी एनालिटिकल। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, आपके लिए मैं हूं ना, मैं जैसे पढ़ा हूं वैसे पढ़ना है। अब मार्क्स के ब्रेकअप के बारे में बता रहे कि क्या ब्रेकअप है, फिर उसके बाद हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पूरा पेपर का नॉलेज ले लें तो आपको फील होगा हाँ इसमें क्या है। अब तो सबको पता चल गया है, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का है। इसमें 2 पार्ट हो गए, एक हो गए कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट, एक ऑपरेशन रिसर्च या क्वांटिटेटिव टेक्निक। रिगार्डिंग ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, CA इंस्टीट्यूट के सिलेबस में ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट से कितने आएंगे एंड OR पार्ट से कितने आएंगे। बट एज पर द पैटर्न है जो क्वेश्चन पेपर का, जब सब्जेक्ट डाला है तो डालेगा ही नहीं भाई, ऐसे कूड़ा के भाव में थोड़े ना होगा। अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स यहां से आते एंड 30 मार्क्स यहां से। ये आपके बोनस है, ये आपके बोनस है। एकदम कम सा पढ़ना है, 6 चैप्टर है, बहुत इजी है, बट डेप्थ में पढ़ना है। 30 इज योर बोनस मार्क्स। आपको इस 30 में 25 या 30 में 30 स्कोर करना होता है, कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स, और इधर से तो मिलेगा। ये बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, पढ़ना तो जरूरी है। तो QT OR में होल्ड होना चाहिए, तो इजीली आप लोग ये कॉस्टिंग पेपर निकल जाओगे कम मेहनत पे। तो ये बोनस है आपके लिए, मैं इस पे ध्यान दूंगा, कॉस्टिंग पे भी ध्यान दूंगा। ये अप्रॉक्स कोई मत बोल देना कि सर लिखे थे नहीं आया चलो केस ठोक दो, ऐसा केस नहीं ठोकना। अप्रॉक्स कोई गाइडलाइन नहीं है। और कभी कभी तो 36 मार्क्स के आ जाते हैं। अभी 1-2 टर्म पहले ना OR का 6 चैप्टर आ गया,
ऑल 6 चैप्टर्स। एंड फिर भी बच्चे रोए क्योंकि एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। सारे क्वेश्चन वो जो बोल रहे हैं ना, जो जिस ढंग से हम पढ़ाएंगे, नया तरीका, वो नया तरीका का था। ठीक है, आपको नहीं टेंशन लेना है। ये आपके ब्रेकअप है। इसके सारे थ्योरी जो भी हम पढ़ाएंगे हमने आपके मॉड्यूल में डाला है, आपको वहीं से पढ़ना है, बाहर कोई छोड़ा ही नहीं जो बाहर से पढ़ोगे, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है बाहर से। ये मार्क्स का ब्रेकअप, नो गाइडलाइन, स्टिल 70-30 बोला जाता है, 30 प्लस भी हो सकता है, 30 से डाउन भी हो सकता है। और एक है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, इसके भी कोई गाइडलाइन नहीं है। इतने मार्क्स के थ्योरी आएंगे, इतने मार्क्स के प्रैक्टिकल आएंगे, कोई गाइडलाइन नहीं है, बट है तो प्रैक्टिकल। तो अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स प्रैक्टिकल, तो सोच ही लेना कम से कम अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स प्रैक्टिकल कम से कम आ ही जाएगा, एंड 20 मार्क्स के थ्योरी रहते ही हैं। तो थ्योरी को भी हम लोग केस स्टडीज में डाल देते। थ्योरी भी आजकल सीधे थ्योरी नहीं रहते, सब टेढ़ा थ्योरी। टेढ़ा थ्योरी इन द सेंस कि आपने पढ़ना पड़ेगा, आपने डेप्थ में एक्सपर्ट से पढ़ना पड़ेगा। लेट सीडी वाला कंसेप्ट तो नहीं चलेगा भाई लोग, आपको एकदम डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो मार्क्स ब्रेकअप इसी का तो लालच है, जब तक आप सीए नहीं बनते हो इसी के पीछे भागते हो। मैंने पहले जो इंट्रोडक्शन दिया है इसके पीछे तो बाद में भागोगे। तो पहले से विजन होना चाहिए कि हमें यही काम करना है, तो तुम्हें पढ़ने में और इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो मार्क्स ब्रेकअप क्लियर, 70-30 अप्रॉक्स, थ्योरी प्रैक्टिकल कोई गाइडलाइन नहीं है, बट प्रैक्टिकल है भाई, तो प्रैक्टिकल ज्यादा आएगा एंड थ्योरी कम आएंगे। डन।